अच्छा, ज्योमेट्री में सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिक एंगल कंसेप्ट्स के एंगल के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं उनको हमने थोड़ा-सा इसमें पढ़ना है। अब सबसे पहला होता है आपके पास एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कॉमन पॉइंट एंड अ कॉमन आर्म बट डू नॉट ओवरलैप। कोई भी दो एंगल जो एक पॉइंट से एक पॉइंट पे मिलते हों, ठीक है? और एक कॉमन आर्म हो उनकी। आर्म मतलब ये जो लेंथ है। बट डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना कर रहे हो। ऐसे एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं। यूँ समझ लें कि दो साथ एक जैसे एक साथ जो दो एंगल बन रहे होते हैं उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। सही है? जैसे एग्जांपल में देखें, ये कॉमन साइड है, ये वर्टेक्स है। कॉमन साइड किस-किस की है? ये इसकी और इसकी कॉमन साइड है। अगर इसको मैं 1 नाम दे दूँ, इसको मैं 2 नाम दे दूँ और इसको मैं 3 दे दूँ, तो 1 और 2 की जो कॉमन साइड है वो कौन-सी है? 3 है। तो ऐसे कोई भी दो एंगल जो एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हों, एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हों। कौन है ये? किसका माइक खुला था ये? बच्चों से पढ़ ले रहे हैं क्या क्लासेस? अच्छा, सर ज़ैनब का था। चलें ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, तो वो एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है? कोई भी दो एंगल जो एक पॉइंट के ऊपर मिलके एंगल बना रहे हैं, उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। दे लाई नेक्स्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ होते हैं। इट मीन्स आम ज़बान में अगर आपको मैं कहूँ कि दो कोई भी ऐसे एंगल जो एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे होते हैं और एंगल बना रहे होते हैं, उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक? उसके बाद हमारे पास दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? दो एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्रीज। जब भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम कहते हैं कि ये आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एंगल आपके पास 110 डिग्रीज है, दूसरा 70 डिग्रीज है, अब इन 70 और 110 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब ये नीचे एग्जांपल में आप देख लें, एक स्ट्रेट लाइन है और एक एंगल बन रहा है ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट ए ओ आपका है। अगर ओ और सी की बात करें, ए और सी की बात करें, तो मैं ये कहूँगा कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक साथ ही हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं इस लाइन से एक का इस ओ पॉइंट से लाइन सेगमेंट ए ओ का बी से एक एंगल है जो कि 120 डिग्रीज़ के ऊपर है और एक एंगल इसका सी के साथ है, लाइन सेगमेंट ओ ए का एंगल सी के साथ है जो कि 60 डिग्रीज़ के है। अगर इन दोनों का सम करें तो 180 डिग्री आ रहा है, अगर 180 डिग्रीज़ आ रहा है सम, तो हम कहेंगे कि ये एंगल्स आपस में क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक हो गई बात? ये सिंपल से कंसेप्ट है, या ज़हन में रखना है बात, मेन ज़हन में रखने वाली ये क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्रीज़ हो। दे डू नॉट हैव टू बी एडजेसेंट। अब इधर ये शर्त नहीं है कि ये दोनों एक ही वर्टेक्स पॉइंट के ऊपर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। या एक ही कॉमन साइड ये दोनों जो है वो शेयर करें, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बस दो कोई भी एंगल आपको दे दिए, अगर उनका सम 180 डिग्रीज़ है तो आपने कहना है कि वो एंगल्स आपस में क्या हैं? वो एंगल बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अब ये एंगल की कुछ टाइप्स हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये कॉमन सेंस है, कॉमन सा एक कांसेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। वो क्या है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है? ईच अदर दे फॉर्म फोर एंगल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो इंटरसेक्शन के पॉइंट के ऊपर चार एंगल्स बना रही होती हैं, एक, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। आउट ऑफ फोर एंगल्स द टू एंगल्स व्हिच आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसमें देखें, इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो इस एंगल के अपोजिट ये एंगल है और इस एंगल के अपोजिट ये एंगल है, ठीक? तो ये आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दीज टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। एग्जांपल में देख लें, आपको सही बात समझ में आएगी। एक लाइन सेगमेंट था ए बी, उसको इंटरसेक्ट किया लाइन सेगमेंट सी एंड डी ने, ठीक है? तो इनके जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट है जिसके ऊपर इंटरसेक्ट किया, ओ पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर आपके पास चार एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल आपके पास इस लाइन का बन रहा है, लाइन सेगमेंट का, एक इस लाइन सेगमेंट का, एक ये नीचे वाली लाइन सेगमेंट का और इस लाइन सेगमेंट का। अब इसमें अपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल आपस में अपोजिट हैं, और ये वाला एंगल और इस साइड से ये वाला एंगल अपोजिट हैं। तो हम कहेंगे कि ये दो एंगल्स जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट हैं, और ये दो एंगल येलो और पिंक वाले दो एंगल जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट हैं। फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जब भी स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। इधर अगर 145 डिग्रीज का एंगल बन रहा है तो इधर भी 145 डिग्रीज का बनेगा। अगर इधर 35 का बन रहा है तो इधर भी 35 डिग्रीज का एंगल बनेगा। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक? फिर आ जी जाए सर। ट्राइंगल, जो हमारे पास मेन है। उसमें से आपका जो पास पेपर में है ना, पास पेपर में आपका क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के ऊपर आया हुआ है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर आया हुआ है पास, पहले जेएसटीज के, जेएसटी पीएसटी के जो पेपर है ना, उनके अंदर सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, अब ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके तीन कोने हों, हम उसे ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है? यही है इस जनरल कंसेप्ट। अब ट्रायंगल का सम थ्योरम, इसके ऊपर आप एक एमसीक्यूज भी करके आए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्रीज।
ठीक है जी सर। ये याद है ना 180 डिग्री मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 डिग्री इसे हम कहते हैं ट्रायंगल सम थ्योरम। अब ट्रायंगल सम थ्योरम क्या कहता है ट्रायंगल सम थ्योरम कहता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। तो जितने भी इंटरनली इंटीरियर एंगल्स होते हैं इसके ट्रायंगल्स के वो उन सबका सम अगर करें उन सबको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्रीज ही आएगा। अब नो मैटर द ट्रायंगल टाइप अब ट्रायंगल्स की मेन हमारे पास सारी टाइप होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस एंड स्केलिन ट्रायंगल इसके अलावा 3-4 और बनती हैं लेकिन बेसिकली प्राइमरी हमारे पास ये होती हैं ठीक है इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे ये होती क्या है। तो ट्रायंगल किस तरह का है आम जबान में कहूँ अगर आप कहें कि ये इस शेप का ट्रायंगल है या आपके पास इस शेप का ट्रायंगल है या आपके पास इस शेप का ट्रायंगल है डज नॉट मैटर किस शेप का ट्रायंगल है ठीक आम जबान में आपको बता रहा हूँ ट्रायंगल के जितने भी इंटरनल एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्रीज ही होगा। ठीक हो गई बात। तो इधर वही बात कर रहा है कि नो जी मैटर सर। द ट्रायंगल टाइप इक्विलेटर हो आइसोसेलेस हो स्केलिन हो कोई भी हो एंगल सम सबका 180 डिग्रीज ही होगा। अब इफ टू एंगल्स आर नोन सबट्रैक्ट देयर सम फ्रॉम 180 टू फाइंड द थर्ड एंगल। अभी आपके पास एक स्केलिन ट्रायंगल बना हुआ है इसके ऊपर देखें ये एंगल ऑफ ए एंगल ऑफ बी एंड एंगल ऑफ सी इन तीनों का सम 180 डिग्रीज के बराबर होगा। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें ट्रायंगल इसी ट्रायंगल में अगर एंगल ए जो है हमारे पास वो 30 डिग्रीज का है एंगल बी जो हमारे पास है वो 40 डिग्रीज का है बताओ एंगल सी कितने डिग्रीज का होगा हम क्या कहेंगे 30 डिग्री प्लस 40 डिग्रीज प्लस एक्स सी का हमें नहीं पता एक्स डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 तो 30 40 70 70 प्लस एक्स डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 ये सिंपल जो मैं हम अलजेब्रिक जो है वो मैनिपुलेशन करते हैं 70 उधर चला जाएगा 180 में से 70 माइनस करेंगे 110 आएगा आपको पता चल जाएगा अननोन ट्रायंगल का एंगल ठीक है। तो कोई भी दो एंगल्स गिवन हो तो आप अल्टीमेटली तीसरा एंगल निकाल सकते हैं वो कैसे निकालेंगे वो नीचे आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर आपको एक एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है इसके मुताबिक कि आप तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे वो 180 के बराबर होगा तो हमें इक्वल किसके बराबर होता किसके बराबर है वो हमें पता है तो हम इजीली कोई भी मिसिंग एंगल निकाल सकते हैं ठीक है। फिर आ जाती हैं टाइप्स जी ऑफ सर। ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं जो हमने इधर हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर आइसोसेलेस और फिर स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल जिसकी तीनों साइड्स एक जितनी हो। अगर ये 7 सेंटीमीटर है ये भी 7 सेंटीमीटर होगी और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी और इनके जो एंगल्स बन रहे होंगे वो भी 60 डिग्रीज के होंगे मतलब उसके एंगल्स भी बराबर होंगे और उनकी साइड्स भी बराबर होंगी। इसे हम ऐसे एंगल को हम क्या ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ईच एंगल इसका कितने डिग्रीज का बनता है 60 डिग्रीज का। ये एक यूनिक कंडीशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की जिसके अंदर हमें पता होता है कि एंगल्स कितना बन रहा है। अगर आपसे मैं कहूँ कि ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 7 सेंटीमीटर ईच साइड तो आप 7 सेंटीमीटर ईच साइड के ड्रा कर देंगे। भाई ये 300 से सपोज 7 सेंटीमीटर का आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर दिया तीनों लाइंस इसमें 7 सेंटीमीटर की हैं। अब आपको ये बात फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई एक एंगल्स कौन कौन से होंगे आप आंखें बंद करके बोल देंगे भाई इसके हर एंगल 60 डिग्रीज के होंगे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये एक यूनिक कंडीशन इसके ऊपर होती है। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड जो ट्रायंगल की टाइप है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये पर्पल कलर में जो ट्रायंगल है इसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब ये क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें टू साइड्स आर इक्वल बेस एंगल्स इक्वल। इसमें क्या होता है ये जो दो साइड्स होती हैं अब ट्रायंगल की जनरली जो है आप पैरामीटर्स देख लें क्या होते हैं। भाई ट्रायंगल के अंदर एक बेस होती है जो नीचे वाली लाइन होती है फिर एक आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम कंसेप्ट पढ़ के आए हैं राइट एंगल ट्रायंगल वो एंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं और जो लाइन इधर कनेक्ट करती है इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक होगी बात। तो बेस हर ट्रायंगल में होती है परपेंडिकुलर हर ट्रायंगल में हो ये जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ठीक। अब क्या बता रहा है आइसोसेलेस के लिए टू साइड्स इक्वल इसकी ये दोनों साइड्स ये साइड ए है और ये साइड बी है ये दोनों साइड बराबर होंगी। बेस के जो एंगल्स होते हैं जो बेस के साथ एंगल जब ये नीचे वाली बेस है इसकी इस बेस के साथ जो दो एंगल बन रहे होंगे ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब इधर आके अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के लिए मैं आपको एंगल मालूम करने हो अब इसके सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 डिग्रीज होगा ये अंडरस्टूड सी बात है। अगर मैं आपको सिर्फ एक एंगल दूं कि भाई ये एंगल 60 डिग्रीज का है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बताओ अगले दो एंगल्स क्या होंगे। तो जब एक 60 डिग्रीज का है आइसोसेलेस की बात आ गई तो आप कहेंगे भाई इसके साथ बेस का जो दूसरा एंगल होगा वो भी 60 डिग्रीज का होगा क्यों क्योंकि आइसोसेलेस की एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो है एक तो दो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं दूसरा बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर आपको इधर मैं सिर्फ एक 60 दूं तो अल्टीमेटली दूसरा भी 60 बन जाएगा। तो फिर आप आसानी से जो है 60 प्लस 60 माइनस 180 इज इक्वल टू द थर्ड एंगल आप इजीली निकाल लेंगे जो कि कितने डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। आई बात समझ में। जी सर। उसके बाद फिर थर्ड टाइप हमारे पास आ रही है स्केलिन। स्केलिन क्या होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर डिफरेंट जिसकी ना कोई साइड आपस में एक दूसरे से मिलती हो ना एंगल्स आपस में एक दूसरे से मिलते हों। अच्छा माइनस प्लस इसमें नहीं होगा वो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया था वो प्लस का ही 60 होगा डिग्री। एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता ये बात ध्यान में रखें। एंगल क्या होता है अब आप इसको ये आइडिया भी थोड़ा सा ले लें एक हमारे पास सर्किल है ये सर्किल का
पूरा सर्किल अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसके यहाँ से किसी भी पॉइंट से एंगल लेंगे, टोटल एंगल इसके 360 होंगे, 360 डिग्रीज होता है। तो हमारे पास जो हमारी डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं एंगल, वो 360 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे पास प्रोटेक्टर होता है, यानी जो डी होता है, जो हम स्कूल में यूज करते हैं, वो 180 डिग्रीज का होता है, मतलब हाफ सर्किल होता है वो, ये सर्किल का हाफ होता है, ठीक है। और ये कंप्लीट सर्किल 360 डिग्रीज का होता है, एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। स्केलिन ट्राइंगल क्या है? जिसकी कोई भी साइड और कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है। मतलब इसके अगर एक एंगल आपके पास 60 डिग्री गिवन है तो दूसरा भी आपको मालूम करना पड़ जाएगा, तीसरा भी मालूम करना पड़ जाएगा, और इसकी ना ही तीनों लाइंस आपस में साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। तो ये बेसिकली 3 बेसिक टाइप्स हैं ट्राइंगल की। इक्विलेटरल, जिसकी तमाम साइड्स बराबर होंगी, इसके तमाम एंगल्स भी बराबर होते हैं और इसके सारे एंगल 60 डिग्रीज होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं और बेस के एंगल बराबर होते हैं, इसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसका ना कोई साइड इसकी बराबर होती है, तीनों एंगल तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ एंगल, इधर से क्वेश्चन लाज़मी आता है। अगर ज्योमेट्री से उठा के दे रहे हैं तो इधर से लाज़मी क्वेश्चन आता है। एंगल्स कौन-कौन से होते हैं? भाई अब मैंने आपको वो बात बताई, आपको दोबारा रिट्रेट कर देता हूँ। हमारे पास होता है एक प्रोटेक्टर, एक डी मेरे से सही नहीं बन रहा। प्रोटेक्टर मतलब जो डी हम अपने बचपन से स्कूल में यूज़ करते आते हैं। उसमें क्या सीन होता है, ये 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में 90 डिग्रीज़ होता है और इधर 180 डिग्रीज़ होता है, ठीक है? और ये घूमता जाएगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ये 270 डिग्रीज़ हो जाएगा और फिर ये 360 डिग्रीज़ हो जाएगा। पूरा एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है अगर वो एंगल जो है वो यहाँ से इस तरीके से मूव करता है, ठीक है? ये जनरल आइडिया ज़हन में रखिएगा। जब भी कोई भी एंगल लेस देन 90 डिग्रीज़ होगा, मतलब 90 डिग्रीज़ से कम होगा, 60 होगा, 70 होगा, 50 होगा, 40 होगा, 30 होगा, ऐसे सारे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ये नाम ज़हन में रखने हैं आपने। एक्यूट एंगल, आप इसको का स्टोरी रिलेट कर सकते हैं। क्यूट, एक्यूट मतलब क्यूट मतलब छोटा-सा जो होता है हम उसे क्यूट कहते हैं। इट मीन्स 0 से 90 के दरमियान पहला स्टेप है आपके पास कि 0 से 90, 90 से कम, 90 से लेस, 90 पे आ जाएगा तो परपेंडिकुलर एंगल बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। 90 से कम, 0 से लेकर 90 डिग्रीज़ तक, लेस देन 90 डिग्रीज़ तक जो भी एंगल बनेगा, कहीं भी एंगल फॉर्म होगा, वो एंगल क्या कहलाएगा हमारे पास? एक्यूट एंगल, ठीक है। जी सर। सेकंड हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल क्या? राइट एंगल का मैं आपको बहुत दफा आइडिया दे चुका हूँ, जो एंगल 90 डिग्रीज़ के ऊपर हो, उस एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। मतलब 0 से 90 से कम तक एक्यूट आ गया, जैसे ही 90 पे आया हमने उसको राइट एंगल कह दिया। अब सेकंड फेज देख लें, 90 से 180, लेस देन 180, ठीक है। 90 से लेस देन 180 इस रीजन में कहीं भी कोई एंगल बनेगा, उस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। और ये दोनों एंगल बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, इनसे एमसीक्यूज आते ही आते हैं। तो इसका जनरल सा सिंपल सा आइडिया ज़हन में रखने वाला क्या है कि भाई कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो वो क्या है? एक्यूट है। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है तो वो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्रीज़ पे आ जाता है तो उस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, क्योंकि 180 डिग्रीज़ स्ट्रेट लाइन ड्रा करने का मतलब होता है। 0 से लेकर 180 तक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक। उसके बाद आपके पास फिर आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अब ये थर्ड फेज शुरू हो जाएगा। ये वाला 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। 180 और 270 के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। उसके बाद सॉरी 180 से लेकर 360 से कम, 270 नहीं 360, ठीक है। मतलब ये नीचे वाला जितना भी रीजन है ये सारा क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। लेकिन जैसे ही बात 360 पे पहुंचेगी तो हमारे पास वो फुल एंगल कहलाएगा, एग्जैक्ट 360 डिग्रीज। आई बात समझ में? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर एंगल, कोई भी एंगल, डज नॉट मैटर ट्राइंगल का है, डज नॉट मैटर स्क्वायर का है, डज नॉट मैटर रेक्टेंगल का है, कोई भी किसी भी शेप का आपके पास अगर एंगल है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, तो अगर वो 90 डिग्री से कम है तो आप कहेंगे एक्यूट है। अगर वो 90 डिग्री है आप कहेंगे राइट एंगल है। अगर वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है तो आप कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर वो बिल्कुल 180 डिग्री है तो आप कहेंगे स्ट्रेट एंगल है। अगर वो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो आप उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। लेकिन अगर वो पूरा 360 है तो वो फुल एंगल है। इसके अंदर जो ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं वो ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल के दरमियान ही आते हैं, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। इधर मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ जो आपकी बात समझ में आने वाली है, जो जिसके ऊपर एमसीक्यूज भी आते रहते हैं। हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये तो पता है सबको। अगर मैं इसको जी इसके गिर्द एक सर्किल ड्रा कर दूं तो ये सर्किल के 4 हिस्से हो गए, जी ठीक। अब आइडिया जो आपने जहन में रखना है, मैं दोबारा आपको सिर्फ लाइंस ड्रा करके बता देता हूँ। ये भी मेरे जहन में आ गई बात, ये कहीं भी पाइपलाइन में नहीं थी हमारे सिलेबस में, लेकिन ये बात ज़रूरी है। हमारे पास जो ये वाली लाइन होती है ना, हॉरिजेंटल लाइन, इसे हम हॉरिजेंटल कहते हैं। एक हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल। और जो स्ट्रेट लाइन सीधी इस तरह से होती है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हमारे पास 2 लाइंस होती हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन के ऊपर वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है, राइट साइड से हम शुरू करते हैं।
ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ओ पॉइंट है, इसको मेरे सेंट्रल पॉइंट है ये, ठीक है। और ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आया कहलाएगा, ये सेकंड कहलाएगा, ये थर्ड कहलाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। एक सर्किल के अगर हम 4 हिस्से कर दें तो ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट होगा और ये फोर्थ पार्ट होगा, ठीक है। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी यहाँ तक बात समझ में आई कि ऐसा? जी, जी यहाँ तक बात जी क्लियर सर। है, समझ। अब गेम क्या है? अब अगर मैं इसके ऊपर आपकी बात करूँ, इसी सर्किल को हम ले लें, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसी सर्किल को अगर हम ले लें तो इस सर्किल के अंदर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन है ये सारी वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन पॉइंट है, ओ पॉइंट है। अब इस वर्टिकल ओ पॉइंट से लेफ्ट की साइड जो हमारे पास वैल्यू होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, एक्स की वैल्यू उधर नेगेटिव होगी। सिमिलरली जो डाउनवर्ड हमारे ओरिजिन के डाउनवर्ड होगी, ये हमारे पास वाई एक्सिस की, वाई की नेगेटिव वैल्यू होगी। अब समझने वाली बात ये है कि जो इस पॉइंट के ऊपर, इस रीजन के अंदर, सारे के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। इस सारे रीजन के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। सिमिलरली इस सारे रीजन के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। और नीचे वाले रीजन के अंदर एक्स की, वाई की वैल्यू, सॉरी, ऊपर वाले रीजन, इस रीजन के अंदर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे वाई की नेगेटिव है वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक ओके? नो सर, ये नेगेटिव वाली बात समझ नहीं आई। आपने देखना है नेगेटिव। रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आपका क्या होगा? आपका हमेशा रेफरेंस पॉइंट ये सेंट्रल पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होंगी लाइंस, ठीक है। अब ओरिजिन, इसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, ओ पॉइंट कहते हैं। अब ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, एक्स है और ये वाई है। फिर ये ओरिजिन के क्योंकि अपोजिट साइड पे चली गई, अपोजिट साइड पे आ गई, तो हम इसको माइनस एक्स कह देंगे। अब ये वाई वाली ये लाइन यहाँ से इस ओरिजिन की अपोजिट साइड के ऊपर आ गई, तो हम इसे माइनस वाई कह देंगे। यूं समझ लीजिए कि इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है इस तरह से। अगर ये फोर्स पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट जो फोर्स लगेगी वो नेगेटिव होगी। अपोजिट डायरेक्शन जाहिर करता है नेगेटिव, आपको फिजिक्स में अगर याद हो मैंने पढ़ाया था कि नेगेटिव साइन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन जाहिर करता है ना। तो आपको इस तरीके से ले लें, इस ओरिजिन के जो अपोजिट साइड के ऊपर ला रहा है तो वो माइनस होगी। फिर अगर ये ऊपर से एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड तो ये प्लस होगी, और इसी तरीके से अगर ये नीचे से इसको डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो वो माइनस होगी। अब ये चारों की चारों फोर्सेज लग इस पॉइंट के ऊपर रही है, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर। अब आई बात समझ में? जी ठीक है। अब जब भी हम दो वैल्यूज ब्रैकेट में लिखते हैं ना, जब भी हम दो वैल्यूज ब्रैकेट में लिखते हैं तो हमेशा पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। अगर मैंने लिखा है a कॉमा बी तो आप ये समझ लेंगे a वाली वैल्यू जो है वो x की है, b वाली वैल्यू y की है। अगर मैंने लिखा है 2 कॉमा 3 तो इसका मतलब है ये 2 वाली वैल्यू y की है, ये 3 वाली वैल्यू x की है। समझ में आई बात? ऐसे क्यों है सर? बस ये रूल है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में हम x और y एक्सिस जब भी हम लिखते हैं डायमेंशंस के अंदर तो हम पहले x एक्सिस लिखते हैं, बाद में y एक्सिस लिखते हैं। जी का तो आपने 2 में एक्स बोला है, फिर 3 में वाई बोला है। हाँ जी, मतलब जो ब्रैकेट में दो वैल्यूज लिखी हुई है ना, उन दो वैल्यूज में जो नहीं, पहले, आपने आपने 2 में वाई बोला है, 3 में एक्स बोला है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ये 2 x की वैल्यू है, ये 3 ये y की वो है। ठीक होगी बात? तो पहली वाली वैल्यू जी हमेशा x एक्सिस की होगी, दूसरी वाली y एक्सिस की होगी, ठीक है। जी अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। अगेन वही क्वाड्रेंट, ये x, ये y, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। अब आपके सामने मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 2 कॉमा 2। आपसे अगर मैं पूछूं ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, किस क्वाड्रेंट में होगी ये? x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जी, फर्स्ट में होगी इसमें। फर्स्ट में होगी क्योंकि इसका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अब डज नॉट मैटर कि x मैंने लिखा है 1000 और y लिखा है मैंने 2000, नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। अगर मैंने दोनों प्लस में लिखी हुई है तो इट मींस ये कौन से क्वाड्रेंट में होगी? पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगी? फर्स्ट वाले फर्स्ट। क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट पार्ट में होगी सर्किल के। ठीक हो गई बात? अब जरा मुझे आप ये बताएं, इसी कंडीशन को देखते हुए मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। वैल्यू में लिख रहा हूँ -2 -3। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड नहीं समझ, हाँ जी, नहीं समझ आया मुझे। क्या समझ में नहीं आया? ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? नहीं समझ आया सर। ये आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस हिसाब से लिखा है? फिर अपनी वो नंबर मर्जी आप लिख रहे हैं उसके बाद बता रहे अपनी हैं कि ये मर्जी से फर्स्ट है, ये second अपनी मर्जी से लिखा है। एक मिनट समझें जरा बात को। एक सर्किल होता है, ठीक है। इस है। सर्किल जी के 4 हिस्से होते हैं, हो गए। ठीक है। इस जगह पे x होता है, इस जगह पे y होता है। अब इस जगह पे -x होता है और इस जगह पे -y होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? जी अब ये पहला हिस्सा हो गया,
ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया, ये चौथा हिस्सा हो गया। यहाँ तक भी बात क्लियर है? जी ठीक है। अब पहले हिस्से को अगर मैं उठा के रख दूं कि पहला हिस्सा इस तरह का हो गया, जी पिज्जा का एक स्लाइस बन गया। जी इसी तरीके से अगर दूसरे हिस्से को मैं उठा के रख दूं तो दूसरा हिस्सा आपके पास इस तरीके से आ गया, जी तीसरा हिस्सा आपके पास फिर इस तरीके से आ गया, चौथा हिस्सा आपके पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, हम चलते हैं पहले हिस्से पे। अब पहले हिस्से के दरमियान इस जगह पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, एक्स के लिए भी पॉजिटिव होंगी, वाई के लिए भी पॉजिटिव होंगी। आई बात समझ में? जी लेकिन जैसे ही हम सेकंड पार्ट उठाते हैं, सेकंड पार्ट उठाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इधर जो y के लिए वैल्यू होगी वो x के लिए वैल्यू होगी, वो नेगेटिव होगी। जी y के लिए पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? वाई के लिए नेगेटिव हम्म, या पॉजिटिव? पॉजिटिव ही रहेगी। पॉजिटिव। y नहीं चेंज हुआ, y नीचे जाएंगे तब चेंज होगा। हमने उठाया जी थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव सही। थर्ड क्वाड्रेंट में इधर x की वैल्यू माइनस है, इधर y की वैल्यू भी माइनस है, तो मतलब इस रीजन के अंदर सारी वैल्यूज दोनों की क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। नेगेटिव। ऐसे ही है। जी इसी तरीके से अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट उठाएं, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हम उठाएं, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में x इधर पॉजिटिव है ना, ये पॉइंट, लेकिन सॉरी इस तरीके से ड्रॉ होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। नेगेटिव। मतलब इस रीजन के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी उसमें अगर y की वैल्यू नेगेटिव है और x की पॉजिटिव है तो हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। यस। अब आइडिया समझ में आया? अब आ जाते हैं हम आपके, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब अगर आपके पास 2, 2 कोई वैल्यू है, हमें पता है कि फर्स्ट वाली हमेशा x की है, सेकंड वाली हमेशा y की है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि y की पहले वैल्यू आ जाए x की बाद में, ये प्रेसिडेंट रूल है, सिंपल सा प्रेसिडेंट है ये कि भाई पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी। ठीक है, अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। जी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि -2 एंड -2 ये दो पॉइंट्स हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? x भी नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो, थर्ड में। थर्ड में। अगर मैं आपसे कहूं -2 एंड 4 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? फोर्थ। हाँ, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब मैं आपसे ये कहूं कि 2, -4 कौन से क्वाड्रेंट में? -4। 2 पॉजिटिव है, x पॉजिटिव एक्स मतलब इधर होगा कहीं, और y वाई। नेगेटिव मतलब इस रीजन के अंदर मौजूद होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ। ठीक है, ये जी जर्नल सा आइडिया है, इसके पूरा। ऊपर एमसीक्यूज आते रहते हैं, आ जाते हैं। जर्नल से सिंपल सी यही बात है इसकी। आपने 4 लाइनें ड्रा करनी है, ये बोलने है कि भाई ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x जी नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है। अब आपने उठा के देखनी है वैल्यू, वैल्यू आपके पास -2 इसका मतलब है x वाली वैल्यू इधर है कहीं, y वाली वैल्यू इधर है कहीं, इट मींस इस रीजन में है, इस रीजन को हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, तो हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक हो गई बात? तो आगे हमारे पास सर्किल आ जाता है। उस सर्किल की कुछ बेसिक्स होती हैं, ये बेसिक्स आपने ध्यान में रखनी है, और इन बेसिक्स से रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं उनके ऊपर अगर कुछ न्यूमेरिकल्स आपके आ जाते हैं तो वो आप सॉल्व करने जैसे हों। एक सर्किल अभी तक हम जो समझ के आए हैं, हम ये समझ के आए हैं पूरा सर्किल कितने डिग्रीज का होता है? 360 डिग्रीज का होता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक सर्किल है, ये 360 डिग्री का है, उसका एक सेंट्रल पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा। ठीक है, उस सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे, उस पॉइंट से लेकर लाइन को कहीं से भी कोई लाइन टच कर रही होगी तो हर तरफ से लाइन की लेंथ सेम होगी क्योंकि सर्किल है। ठीक है, अब कुछ बुनियादी चीजें सर्किल की आप समझ लें। सर्किल में सबसे बुनियादी चीज जो आपकी होती है वो होती है रेडियस ऑफ द सर्किल। अब रेडियस कैसा क्या होता है? द लाइन दैट जॉइंस द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द आउटर बाउंड्री। ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, इससे ये जो आउटर बाउंड्री को एक लाइन कनेक्ट करती है, इसे हम रेडियस कहते हैं। वो लाइन इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, वो लाइन ये भी हो सकती है, वो लाइन ये भी हो सकती है, वो लाइन कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर वो लाइन अगर सेंटर से लेकर किसी लाइन को कनेक्ट कर रही है तो उसे हम कहते हैं रेडियस। इस रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? द लाइन सेगमेंट whose end points lie on the circle and that passes through the center। वो लाइन सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट्स, दोनों एंड्स जो हैं वो आउटर लाइन के, आउटर बाउंड्री के ऊपर कनेक्ट हो और वो सेंटर से पास करती हो, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? डायामीटर ऑफ द सर्किल। यहां तक बात आई समझ में? जी अब अगर मैं आपको इसी अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन दी, इससे मैं ये कहूं कि रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। हाँ जी,
रेडियस हमेशा क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, क्योंकि डायमीटर जब फुल लाइन है, कह नहीं सकते, होता ही है ऐसे। ठीक, अच्छा, ठीक है। अब ये डायमीटर पूरी लाइन है ना, और ये है जी। सर्किल का सेंटर, तो इट मीन्स इसका हाफ जो है, डायमीटर का जो हाफ है वो रेडियस है। इसका मतलब है अगर मेरे पास रेडियस आपको कहूँ कि किसी भी सर्किल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना होगा, रेडियस बता रहा हूँ। 4 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली, कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स कि अगर आपको रेडियस मिला हो आप डायमीटर निकाल सकते हैं, अगर आपको डायमीटर मिला हो तो रेडियस निकाल सकते हैं। अगर इसी चीज को मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, रेडियस डायमीटर का आधा होता है। अगर मैं कहूँ आपके पास एक सर्किल है, उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा? आप बोलेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, हाफ होता है ना, इसलिए 2 से डिवाइड, तो आप कहेंगे इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? जी। जी। ठीक है। फिर सर्किल की जो अगली चीज आती है वो हमारे पास आती है कोड। कोड क्या होती है? द लाइन सेगमेंट whose end points lies on the circle, जैसे डायमीटर के सर्किल पे लाई करते थे, 10 डिवाइडिंग अ सर्किल इनटू 2 रीजन्स। ठीक है, एक मिनट से स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, कोई भी लाइन सेगमेंट जिसका जिसके एंड पॉइंट्स वो सर्किल के बाउंड्री से टच हो रहे हो, और वो सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हो, एक छोटे से रीजन में या सेगमेंट में डिवाइड कर रही हो, ऐसी लाइन को हम कोड कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये इधर देखें सेगमेंट, ये कोड दिया हुआ है, ये जो लाइन है ये क्या है? कोड कहलाती है। ये सर्किल में इधर से इधर भी हो तब भी ये कोड है, इस पॉइंट से लेकर इस तरह जा रही हो तब भी ये कोड है। इसका मतलब है डायमीटर इटसेल्फ इज अ कोड। डायमीटर भी तो यही काम कर रहा है, सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ये अपर पार्ट ये लोअर जी। पार्ट। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्किल। क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्किल। फिर उसके बाद ये कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके पास ज्यादा जो है वो डायमीटर है और रेडियस है, उसके बाद आगे जो आने वाली चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैंट, स्कैंट क्या होता है? अब यही कोड अगर इस डायमीटर इस सर्किल से भी आउट चली जाए, सर्किल से भी बाहर निकल जाए, जैसे कि आपके पास ये एंगल है, ये एरो दिया गया है सेकंड, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। काम की नहीं है, अगेन इस वजह से ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अर्क। अर्क क्या होता है? अब अर्क क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट्स, द कनेक्टेड सेक्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अब ये जो कनेक्टेड सेक्शन है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल का, ये इसका अर्क है। मतलब ये लाइन जो बाहर वाली है, इसका अगर आप एक पोर्शन ले लेंगे तो अर्क कहलाएगा, ये इतना पोर्शन ले लेंगे ये भी अर्क कहलाएगा, इतना पोर्शन ले लेंगे ये भी अर्क कहलाएगा, और ये भी आपका अर्क कहलाएगा। तो अगर आपने इस पूरे सर्किल के सर्कमफेरेंस के, ये पूरा सर्कमफेरेंस मतलब पूरा सर्किल ये जो हो गया, इस पूरे सर्किल का आपने कोई भी बाहर वाली लाइन का एक पार्ट ले लिया, एक सेक्शन ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा? अर्क अर्क। कहलाएगा। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट बेसिकली अ लाइन दैट टचेस द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अगर कोई लाइन सिर्फ इस सर्किल के सर्कमफेरेंस को टच करके सीधी चली जाए, सर्किल के अंदर ना जाए, ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। ठीक है, जैसे आपके पास ऊपर ये टेंजेंट का एग्जांपल भी इसी सर्किल में दिया हुआ है। फिर आपने नेक्स्ट है सेक्टर। अब अर्क हमने पढ़ा था, अब ये अर्क की अगर दोनों लाइनें मैं सेंटर तक ड्रॉ करूं, तो ये एक पिज्जा स्लाइस बन गया। जी। अब ये रीजन क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। इधर पिंक कलर में भी दिया हुआ है ये, कि ये दो अर्क था, एक अर्क पार्ट लिया और इसकी लाइन सेंटर से कनेक्ट कर दी, तो ये आपके पास क्या बन गया? सेक्टर बन गया। अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई ऑफ इक्वल लेंथ। एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, टू रेडियाई ऑफ इक्वल लेंथ विथ कॉमन सेंटर, एक ही सेंटर पे जो है वो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे? सेक्टर। फिर आ जाता है हमारे पास सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है? आपको मैंने बताया था एक कोड का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। तो कोड की डिफाइन करते हुए हमने बताया था कि कोड वो लाइन जो सर्किल को दो पार्ट्स के अंदर, दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करती है। तो सेगमेंट बेसिकली क्या होता है? द सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बाउंडेड बाय अ कोड एंड द आर्क सबटेंडेड बाय द कोड।
कोड ने जैसे सेपरेट किया होता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। ये हमारे पास स्मॉलर सेगमेंट है और ये सारा हमारे पास बिगर सेगमेंट है। हम और आसान समझाऊं, ये सर्किल है, अगर मैंने कोड इधर ड्रॉ किया तो एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, दो सेगमेंट्स हैं हम कहेंगे। ठीक है, जी आसान आसान सी बातें। लग तो रही है। चलिए थोड़ी सी मुश्किल करते हैं। फिर आ जाते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ पहले ही। वो पूरा जो सर्किल है, इसकी लाइन क्या है, ये पूरी जो सर्किल है आपका, ये क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल है, आल्सो नोन एज द पेरीमीटर। इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अराउंड अ सर्किल। एक सर्किल के अंदर, मिसाल के तौर पर ये छोटा सर्किल है और ये बड़ा सर्किल है। अब मुझे बताएं कि सरकमफेरेंस कौन सा किसका बड़ा होगा। बड़े वाले का। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा है। उसका क्या है, डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा है। अब सरकमफेरेंस मालूम करने का एक फार्मूला है, जो मेन चीज है। सरकमफेरेंस C इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। इसमें आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, पाई क्या है, जिसकी वैल्यू 3.14 है, या इसकी वैल्यू 22.7 भी होती है। ये पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी मैं काफी दफा बता चुका हूँ। ठीक है, जी सर। तो सरकमफेरेंस मालूम करने का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। क्लियर है? जी चलें, ठीक है जी। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 4 इंचेस। रेडियस कितना है, 4 इंचेस। फाइंड द सरकमफेरेंस। अब हमें पता है रेडियस सरकमफेरेंस C का फार्मूला है, क्या फार्मूला है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 फार्मूले का सेम आ गया, पाई की वैल्यू हमने 3.14 रख दी, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है, 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया। 4 टू द 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 कितना होता है हमारे पास जी, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, 25.12। तो इसका सरकमफेरेंस कितना निकलेगा, 25.12 इंचेस। क्योंकि रेडियस इंचेस में दिया था तो सरकमफेरेंस भी हमारा इंचेस में निकलेगा। सरकमफेरेंस निकालने का ये तरीकेकार है। आगे बात समझ में? हमारे पास फार्मूला सरकमफेरेंस का सिंपल सा है। सरकमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास है 2 पाई आर। इसमें 2 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और हमें का सवाल में गिवन था, हमने तीनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास सरकमफेरेंस C आ गया। आप क्या पूछना चाह रहे हैं भाई? मल्टीप्लीकेशन। देखें, सरकमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास है 2 पाई आर। 2 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, आर हमें सवाल में दिया था 4। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2। बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। जी आप 24.50। दोबारा करें। 25.12 आ रहा है। ठीक, चलें अब आप लोग ना मुझे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाएं। फार्मूला मैं अगेन आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल 2 पाई आर के बराबर होता है। द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 6 सेंटीमीटर्स, फाइंड द सरकमफेरेंस। जी 37.68, एक्सीलेंट। और कोई बताए? थर्टी सेवन पॉइंट 37.6, वेरी गुड। 37 ओनली, एक्सीलेंट। अब ऊपर वाला सवाल पढ़े, क्या बोल रहे हैं? सर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैंने पॉइंट्स में पता नहीं चल रहा था इसलिए नहीं किया। कोई इशू नहीं है, दूसरे बता रहे हैं, मुझे आइडिया हो रहा है जी। पहला क्वेश्चन क्या है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन आप एक मेजर टर्म अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखें, इधर है रेडियस ऑफ द सर्किल बता रहा है, इधर डायामीटर बता रहा है भाई, रेडियस नहीं बता रहा। डायामीटर बता रहा है तो हमने क्या करना है, डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा। मतलब इसको 6 को आधा करना है तब हमें रेडियस मिलेगा ना। ये तो डायामीटर की वैल्यू दे रहा है। आई बात समझ में? अभी पहले मैं आपको बता के आया हूँ कि एक सर्किल का
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये पूरा डायमीटर कहलाता है, और इस पॉइंट से इधर तक का ये जो डिस्टेंस है ये आपका रेडियस कहलाएगा। और हमने देखा कि जी डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। अब आपको सवाल में वो डायमीटर दे रहा है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस दे रहा है तो डायमीटर निकाल सकते हैं। इधर पहले में आपको सिंपल सा रेडियस दिया, आपने मिनट में कर लिया। दूसरे में आपको डायमीटर दिया, आपने सिर्फ वैल्यूज पे फोकस रखा और मल्टीप्लाई किया, आंसर गलत निकाला। आप देखते तो सही ना कि भाई उधर पूछा बता क्या रहा है हमें। आई समझ में बात। अब देखें, डायमीटर ऑफ द सर्कल 6 सेंटीमीटर है। अगर इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो मुझे ये बताओ इसका रेडियस कितना होगा। इसका आधा होगा ना, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर। और सर्कमफेरेंस के फार्मूले में हमारे पास रेडियस आता है, डायमीटर नहीं आता। तो इट मीन्स हमें रेडियस निकालना पड़ेगा पहले, फिर हमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा। 18.14 इसका आंसर आएगा। आई समझ बात। जी तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको दे क्या रहा है, रेडियस दे रहा है डायमीटर। एक चीज मिल जाए दूसरी चीज आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एरिया ऑफ द सर्किल। अब एरिया क्या होता है, ये जितना सर्किल है, इस सर्किल के अंदर वाला जितना स्पेस है, ये सारा एरिया ऑफ द सर्किल कहलाता है। छोटा सर्किल है मीन्स इसका एरिया कम है, बड़ा सर्किल है तो इसका एरिया ज्यादा। ठीक है, जी सिंपल सी बात है। जी एरिया क्या है, इट इज अ टोटल स्पेस इनक्लोज्ड इनसाइड अ बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। इस सर्किल की बाउंड्री के इनक्लोज जितना एरिया है ये सारा क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ द सर्किल कहलाएगा। इट इज आल्सो नोन एज द सरफेस एरिया ऑफ द सर्किल। इसको हम सरफेस एरिया ऑफ द सर्किल भी कह सकते हैं। ठीक है, यही होगा, फिर मैंने रफ एस्टिमेशन से लगाया था आप। ठीक, अब एरिया ऑफ द सर्किल मालूम करने का भी फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्किल मालूम करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस का क्या है, 2 पाई आर। एरिया मालूम करना है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये फर्क है दोनों में। ठीक है, अगेन इसमें रेडियस आर है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 है। क्लियर। जी अब अगर आपसे एरिया ऑफ द सर्किल मालूम किया होगा, आप रेडियस का स्क्वायर करेंगे। अगर आपको सवाल में डायमीटर दिया होगा तो डायमीटर से पहले रेडियस निकालेंगे, फिर उस रेडियस का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 3.14 करेंगे, आपके पास एरिया ऑफ द सर्किल आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल विद द रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर ठीक है, अब आप मुझे इसका पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। अब मुझे बताएं जिस सर्किल का रेडियस 9 सेंटीमीटर उसका एरिया क्या होगा। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। कैलकुलेटर उठाएं फिलहाल तो करें ना। 254.34। और कोई बताइए, इरफान ने सही बताया। जी यही है। जी सही है। 254.34। ठीक है, सही है। अब आपने कैसे किया, जी जिनको अभी तक समझ में नहीं आया वो देख लें। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर था, पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस की वैल्यू इधर 9 दी हुई है तो 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो हमारे पास आंसर आएगा 254.34। ठीक है, ये एरिया ऑफ द सर्किल है। और एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लें जरा जल्दी से। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल विद अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। जी, और कोई बताए। 78.5। 78.5 वो कैसे निकला 78.5। देखें, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14। अब इधर आपको ये डायमीटर दिया हुआ है, बोला विथ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमें पता है डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो इसका मतलब है 5 रेडियस हो गया। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर, फार्मूले में 5 5 25। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 78.5। एरिया का अगेन फार्मूला वो है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, यूनिट उसका क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में होता तो, अगर 10 मीटर होता तो हमारे पास मीटर स्क्वायर लगता।